नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अनाया और आप सुन रहे हैं दस्तक अनाया के साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से अगली कहानी की दस्तक सबसे पहले आपके दरवाजे पर होगी। और कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। और कहानी को सुनने के बाद अपने कमेंट से जरूर बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। और अगर आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो उसे मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए कहानी को शुरू करती हूँ। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेहनत को हम अक्सर ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि वो तो अपना काम कर रहे हैं, जैसे सब करते हैं। लेकिन कभी सोच कर देखिए, अगर वो एक भी दिन अपने काम से छुट्टी कर लें तो उसकी कमी पूरे दिन हमें खलती है। जैसे हमारे अखबार वाले भैया, जो हमारे लिए रात को जल्दी उठकर अखबार की एजेंसियों से अखबार लाते हैं और फिर रात के ही अंधेरे में, जब सब चैन की नींद सो रहे होते हैं, ये अपना काम कर रहे होते हैं। हर एक घर के दरवाजे तक ये अखबार को पहुंचाते हैं। और उनका ये काम एक दिन का नहीं बल्कि रोज का होता है। बारिश हो या धूप, सर्दी की जमा देने वाली सुबह या गर्मी की बेचैन कर देने वाली रात हो, इनकी ड्यूटी कभी नहीं रुकती। हमारे दिन की तो शुरुआत ही उनके अखबार से होती है। और कभी कभी रात के उसी सन्नाटे में, जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता, उनके साथ कुछ ऐसा घट जाता है जो साधारण नहीं होता। वहां अगर कोई होता है तो बस वो होते हैं, उनकी साइकिल, गली के भौंकते हुए कुछ कुत्ते, और वो अजनबी होता है। सौरभ की जिंदगी में भी एक रात ऐसा ही मोड़ आया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी सौरभ की है, जो कानपुर का रहने वाला एक 22-23 साल का लड़का था और पिछले 2 साल से अखबार बांटने का काम कर रहा था। तो जैसा कि सौरभ का काम था, उसकी सुबह कभी सूरज के साथ नहीं होती थी, बल्कि रात के अंधेरे में ही शुरू हो जाती थी। हर रोज रात के 2 बजे साइकिल लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता था। वहां से अखबार उठाता था और फिर उन्हें गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों के दरवाजे तक पहुंचाता था। ये घटना दिसंबर महीने की है, जब सर्दी चरम पर होती है। उस दिन शायद कुछ ज्यादा ही ठंड थी। सौरभ घर से बाहर निकला तो देखा चारों तरफ एकदम अंधेरा था। हवा इतनी ठंडी थी मानो सुइयां चुभो रही थी। सांस लेने पर भाप निकल रही थी और हाथ तो एकदम सुन पड़ रहे थे। और कोहरा इतना ज्यादा कि अगल बगल के मकान भी आंखें गड़ाकर देखने पर ही मुश्किल से दिख रहे थे। दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। इतनी वीरानी में जब साइकिल की घंटी बजती या टायर के चरमराने की आवाज आती तो वो और भी डरावने लगने लगती थी। उस दिन सौरभ के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला था, जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाला। सुबह के 4:30 बज रहे थे। चारों तरफ गहरी खामोशी पसरी हुई थी। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। रास्ता एकदम वीरान था। सिर्फ गली के मोड़ पर भौंकते हुए कुछ कुत्तों की आवाज सुनाई देती थी, वो भी कभी कभी। कोहरा इतना ज्यादा था कि सामने 10 कदम की दूरी पर देख पाना मुश्किल था। हवा इतनी ठंडी चल रही थी, जो जब गालों को छूती तो ऐसा लगता जैसे कोई ठंडे हाथों से थप्पड़ मार रहा हो। और जब बगल से साएं करती हुई गुजरती तो ऐसा लगता जैसे कोई परछाई बगल से छूती हुई निकल गई हो। लेकिन सब ठंडी हवा का असर था, सौरभ ये जानता था। हवा से जब पत्ते आपस में टकराते तो ऐसा लगता जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। गली मोहल्लों के घरों के दरवाजे बंद थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर ही गहरी नींद में डूबा हुआ था। बस वो अकेला उन सकरी गलियों में अपनी साइकिल पर चला जा रहा था। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कोहरे में और भी धुंधली हो गई थी, जिससे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था।
पिछले 2 सालों से यही उसकी दिनचर्या थी। उसे सब पता था कि कौन सा अखबार किसके घर में देना है। उस दिन भी वो रोज की तरह उन सुनसान गलियों में अखबार डालता हुआ चला जा रहा था। हाथों का दिमाग के साथ इतना अच्छा तालमेल था कि घर देखते ही पता चल जाता कि किस घर में कौन सा अखबार डालना है, और हाथ अपने आप उसी अखबार को निकालते और सटीक निशाना लगाते हुए घर के अंदर फेंक देते। बस अपनी धुन में मगन गुनगुनाते हुए वो अखबार फेंक ही रहा था कि अचानक सौरभ की साइकिल जाम हो गई थी। अब सौरभ का डर से बुरा हाल था। दिल एकदम धक से हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने साइकिल को पीछे से पकड़ लिया था। उसने साइकिल पर बैठे बैठे ही अपनी आंखें घुमाई और सौरभ सोचने लगा, इतनी रात में कौन है, आसपास तो कोई भी नहीं। फिर थोड़ी हिम्मत करके साइकिल से उतरा, गर्दन को घुमाकर इधर उधर देखा, वहां सच में कोई नहीं था। और फिर उसने साइकिल का पहिया देखा तो उसकी नजर एक सफेद कपड़े पर पड़ी जो साइकिल में बुरी तरह फंसा हुआ था। ये देखकर सौरभ की सांस में सांस आई और खुद पर हंसने लगा कि वो बेकार ही डर रहा था। सौरभ ने उस कपड़े को साइकिल के पहिए से निकाला और गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। उसी गली में एक पुराना घर था जो हमेशा बंद रहता था। उस घर के सामने से गुजरते ही सौरभ को एक अनजान सा डर लगने लगता था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था और वो डर के कारण अपनी साइकिल की रफ्तार तेज कर देता था, जिससे जल्दी वो उस घर को पार कर दूर निकल जाए। उस दिन भी वो उसी घर के सामने से गुजर रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई अखबार के पन्नों को पलट रहा हो। पन्नों के पलटने की आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई उन्हें पढ़ते हुए पलटता है। उसने अपनी साइकिल की स्पीड को कम किया और आवाज को सुनने लगा। कुछ ही पलों में घर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा था। और साथ में कोई औरत भी थी जो बच्चे के साथ हंस रही थी। लेकिन अचानक ही वो आवाज आनी बंद हो गई और हंसी की आवाज की जगह जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। लेकिन अचानक ही वो आवाज आनी बंद हो गई और हंसी की आवाज की जगह जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। सौरभ का तो डर से बुरा हाल हो गया था। इतनी सर्दी में भी उसे पसीना आने लगा। उसने इधर देखा ना उधर, बस पूरी जान से साइकिल भगाने लगा। इसी तरह कई दिन बीत गए। सौरभ जब उस घर के सामने से निकलता था तो देखता था कि दरवाजा तो बंद है, लेकिन इतनी सुबह किसी बच्चे की हंसने की आवाज और किसी औरत की हंसने की आवाज उसे हमेशा सुनाई देती थी। और अखबार के पन्नों को पलटने की आवाज आती थी, जैसे कोई अखबार पढ़ रहा होता था। यूं ही एक दिन सौरभ अखबार को डालते हुए जब उस घर के सामने पहुंचा तो अचानक उसकी साइकिल की चेन उतर गई। सौरभ उतरा और चेन को ठीक करने लगा। तभी उसे लगा जैसे उस घर का दरवाजा हल्का सा खुला और घर के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और किसी औरत की आवाज आई, भैया एक अखबार देना, बड़े दिनों से कोई खबर नहीं आई। सौरभ ने थैले से अखबार निकाला और उस औरत की तरफ हाथ बढ़ाकर देने लगा। अखबार को देते समय सौरभ का हाथ उस औरत के हाथ से छू गया। सौरभ के शरीर में जैसे ठंड की लहर दौड़ गई थी। ठंड का मौसम तो था, लेकिन ये कुछ और ही था। इतना ठंडा स्पर्श सौरभ ने कभी नहीं महसूस किया था। और उस औरत का हाथ एकदम पीला था। हाथ की खाल एकदम सिकुड़ी हुई और लंबे लंबे नाखून थे। उसने अपना चेहरा घुमाया हुआ था और सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। देखते ही देखते वो औरत गायब हो गई। सौरभ के हाथों से अखबार भी गायब हो गया था और चारों तरफ फिर सन्नाटा छा गया था। सौरभ कुछ देर के लिए जैसे सदमे में था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी किसी औरत को अखबार भी दिया था।
वो कुछ देर के लिए वहीं खड़ा रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी जो हुआ वो सपना था या हकीकत। सौरभ का शरीर एकदम जड़ हो गया था। थोड़ी देर में जब उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया तो सबसे पहले उसे यही सूझा कि पहले तो वहां से निकलना ही ठीक होगा, क्योंकि वहां कुछ तो था जो सही नहीं था। और अचानक फिर उसे वही पन्नों को पलटने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने अपनी साइकिल उठाई और वहां से भागा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और डर के कारण साइकिल भी ठीक से नहीं चला पा रहा था। वो कभी किसी तरफ भागती तो कभी किसी तरफ। सवेरा भी लगभग होने ही वाला था। हल्की हल्की चहल पहल शुरू हो गई थी। सौरभ जब गली की नुक्कड़ पर पहुंचा तो देखा वहां चाय की टपरी पर कुछ लोग बैठे थे, हाथ में अखबार और चाय। जैसे ही सौरभ वहां पहुंचा तो उन लोगों को देखकर उसकी सांस में सांस आई। सौरभ को डरा हुआ देख टपरी वाला पूछने लगा, अरे क्या हुआ भैया, इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? सौरभ ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और जोर जोर से हाँफ रहा था, और हाँफते हुए बोला, हाँ, भूत ही था उस घर में जो हमेशा बंद रहता है। उसी घर में अभी अभी एक औरत ने, जिसका हाथ एकदम बर्फ जैसा था, मुझसे अखबार मांगा और देखते ही देखते वो गायब हो गई, और अखबार भी गायब हो गया था। टपरी वाला हंसते हुए बोला, लगता है तुम नींद भर सो नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये सब डरावने ख्याल आ रहे हैं। अरे भैया, वो घर तो सालों से बंद है। हमने तो कभी उस घर से ना किसी को निकलते देखा और ना किसी को अंदर जाते देखा। इधर बैठो, मैं तुम्हें एक कड़क चाय पिलाता हूँ। वहीं पर एक आदमी एकदम शांत बैठे सौरभ की सारी बातें सुन रहा था। वो आदमी अचानक खड़ा हो गया और बोला, वो सही कह रहा है। सब लोग चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे, और सौरभ को तो ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन ही हटा दी हो। वो आदमी बोला, 5 साल पहले यहाँ इस घर में शर्मा जी रहते थे। मुझे आज भी याद है जब वो यहाँ पहली बार आए थे। वो हम सभी से ऐसे मिले जैसे यहाँ कई सालों से रह रहे हों। वो हमेशा हंसी मजाक करते रहते थे, एकदम खुश मिजाज आदमी थे। और उनकी पत्नी भी एकदम साधारण स्वभाव वाली महिला थी। दोनों का एक बेटा था, आरव। यही कोई 8-9 साल का था। आरव चौथी क्लास में पढ़ता था। दोनों आरव को बहुत प्यार करते थे, क्यों ना करते, उनकी इकलौती औलाद जो था, जैसे दोनों की जान बसती थी उसमें। हम जब भी शर्मा जी के घर के सामने से गुजरते थे, उनकी पत्नी हमेशा आरव के साथ खेलती हुई दिखती थी। बस वही उनकी दुनिया थी जिसमें वो खुश थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शायद उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई थी, वरना भगवान किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं। अचानक उस आदमी के चेहरे पर एक उदासी थी और दिल जैसे भर आया था, क्योंकि उस आदमी की आवाज कांप रही थी और गला भारी हो गया था। सौरभ उसके पास गया और पूछने लगा, उनके साथ क्या हुआ था? उस आदमी ने सौरभ की तरफ देखा, बोला, वो दिन आज भी मुझे याद है। शर्मा जी के बेटे का स्कूल से आने का समय हो गया था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया था। उनकी पत्नी मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी कि क्या मेरा बेटा स्कूल से आ गया है, क्योंकि मेरा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में आरव पढ़ता था। मैंने हाँ में जवाब दिया और उनसे पूछा, क्या आरव अभी स्कूल से नहीं आया? उन्होंने नहीं में जवाब दिया और उदास हो गई और वापस चली गई। समय बीतता गया, सुबह से शाम हो गई। सभी लोग आरव को ढूंढ रहे थे। किसी ने स्कूल में पता किया तो किसी ने उसके दोस्तों से पूछा। शर्मा जी ने तो अखबार में भी इश्तिहार निकलवाया था, लेकिन आरव का कहीं पता नहीं चला। शर्मा जी बहुत परेशान थे।
और उनकी पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी रात के करीब 8 बजे उनके घर में एक फोन आया। किसी ने आरव को किडनैप कर लिया था और शर्मा जी से 10 लाख की फिरौती मांग रहा था, और उन्हें धमकी भी दी कि अगर 24 घंटे में पैसे नहीं दिए तो वो बच्चे को मार देंगे। शर्मा जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन पूरे 10 लाख वो इतनी जल्दी कहाँ से लाते। अगली सुबह आरव की लाश उनके घर के सामने पड़ी हुई थी। आज भी याद करूं तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। वो नजारा आंखों के सामने से हटता ही नहीं। शर्मा जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को आरव का कातिल मान रहे थे। उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, बस आरव की लाश को देखे जा रहे थे। वो बुदबुदा रहे थे, अगर मैं पैसों का बंदोबस्त कर लेता तो तू मेरे पास होता। और उनकी पत्नी का तो बुरा हाल था। और तभी अचानक वो बेहोश हो गई। सब उनको संभाल ही रहे थे, इतने में देखा कि शर्मा जी वहां से गायब थे। वो अभी तक आरव के पास ही बैठे थे। सब लोग उन्हें ढूंढने लगे, हर कमरे में देखा, शायद एकांत के लिए कहीं बैठ गए हों। तभी मैंने देखा उनकी लाश पंखे से लटक रही थी। उन्होंने फांसी लगा ली थी। एक ही दिन में उनकी पत्नी को दो बड़े सदमे लगे, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागल हो गई। और उसी पागलपन में कभी वो आरव के साथ खेलती हुई दिखाई देती, जो था ही नहीं, तो कभी कभी जोर से रोने लगती थी। कभी अखबार वाले से कहती, भैया कोई खबर मिली। और फिर अचानक एक दिन उन्होंने फांसी लगा ली। मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सुना कि उनकी आत्मा ने किसी को नुकसान पहुंचाया हो। वहां बैठे सभी लोग उस आदमी की बातें गौर से सुन रहे थे, और सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। चारों तरफ खामोशी थी, सबके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। सब एकदम शांत होकर एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा धक्का जिसे लगा था वो सौरभ था। शायद उसे कुछ याद आ रहा था। शायद उसने आरव का नाम पहले भी सुना था। सौरभ ने बिना कुछ कहे अपनी साइकिल उठाई और वहां से चला गया। अब वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था, एकदम गुमसुम रहता था, और हंसना तो जैसे भूल ही गया था। बस चुपचाप सुबह अखबार बांटने जाता तो बिना इधर उधर देखे एक अखबार उस घर के दरवाजे की दरार से घर के अंदर फेंक देता, और तभी उसे पन्ने पलटने की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई अखबार को उठाकर ले गया और पढ़ने लगा हो। और डर के कारण उसकी हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो अंदर झांके। और बस यूं ही दिन बीतते गए। उस दिन भी सौरभ रोज की तरह उस घर के दरवाजे की दरार से अखबार को डाल ही रहा था कि अचानक दरवाजे के अंदर से एक हाथ निकला और सौरभ के हाथ को कसकर पकड़ लिया। सौरभ का डर से बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दर्द से तड़प रहा था। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले से बाहर ही नहीं निकली। आत्मा ने सौरभ का हाथ इतनी कसकर पकड़ा हुआ था जैसे वो आत्मा अभी तक उसका ही इंतजार कर रही थी। उसकी पकड़ में इतनी ठंडक थी कि सौरभ को लग रहा था कि उसकी नसों का खून जाम हो रहा हो। अचानक से दरवाजा धीरे धीरे चर्र की आवाज करते हुए खुल गया, और अगले ही पल वो हाथ सौरभ को अंधेरे के अंदर खींच ले गया, और गली का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा कि सौरभ की साइकिल उस घर के सामने पड़ी थी, और घर का दरवाजा भी हल्का सा खुला हुआ था। दरवाजे पर खून से लिखा था, खबर मिल गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब मोहल्ले वालों ने अंदर झांका तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सौरभ की लाश आंगन में पड़ी थी, जिसे देखकर अब सारा मोहल्ला दहशत में था। मोहल्ले वालों ने सारी घटना की जानकारी पुलिस को दी। जांच हुई, और जांच में जो सबके सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। सौरभ दरअसल वही लड़का था
जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शर्मा जी के बेटे का अपहरण किया था और जिसकी वजह से वो हंसता खेलता घर शमशान में बदल गया। उस दिन के बाद से किसी मोहल्ले वाले की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस घर के सामने से अकेले गुजरे। कहते हैं रातों में अभी भी उस घर से कभी कभी अपने आप अखबार के पन्ने पलटने की आवाज आती है, और कभी किसी बच्चे की और किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। शायद अभी भी उस आत्मा को किसी का इंतजार है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करते रहें, जिससे मैं इसी तरह की और कहानियां आपके लिए लेकर आऊं। तो चलिए मिलते हैं अगली दस्तक में अनाया के साथ।